Hello friends, welcome to Surya IAS. This is the Environment Revised through Multiple Choice Question course. आज हम लोग चैप्टर 8 Environmental Impact Assessment के बारे में बात करेंगे. इससे पहले हमने बाकी जो 7 चैप्टर्स हैं उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करा है आपके साथ. And I hope you are liking this series, right? And before starting the series, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे इस पर्टिकुलर कोर्स में हम जो आपकी बेसिक इन्वायरमेंट की बुक है उससे जो टॉप 400 यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं. एंड व्हाई इन द क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, उसका आंसर है दैट व्हेनेवर जो भी हम सवाल को या कॉन्सेप्ट को अगर हम क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट पे सॉल्व करते हैं तो नॉट ओनली वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर, पर हमें उसका एप्लीकेशन भी अच्छे से समझ में आता है. और आपने लास्ट के 4-5 साल में देखा होगा तो यूपीएससी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कम पूछता है आपसे, बट उसका एप्लीकेशन ज्यादा पूछता है. तो दैट विल हेल्प यू टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स बेटर. एंड जो भी रैपिड तरह से हम सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं तो दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. तो आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे विच इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. और ये एटलीस्ट जो टॉपिक है दिस इज मोर ऑफ मेन्स ओरिएंटेड, बट इसमें एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. सो इन केस अगर आपको कोई फैक्चुअल चीज है लाइक फॉर एग्जांपल इसका पूरा प्रोसेस या इससे रिलेटेड एक्ट्स इन जनरल आपको याद करने में मुश्किल होता था, तो अभी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपको वो चीजें काफी आसान हो जाएंगी. तो हम इसकी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, राइट. सो सबसे पहला सवाल है कोस्टल रेगुलेशन जोन्स. हमसे पूछा गया है व्हाट इज, एटलीस्ट इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हैं. सो सी इफ यू आर अवेयर लाइक फॉर एग्जांपल जो भी इंडिया की कोस्ट है वी ऑल्सो want to regulate it. Why? जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा that sand mining या coastal जो erosion है that is a huge environmental problem. इस environmental problem को रोकने के लिए इससे पहले काफी कमिटीज बनी है और एक्चुअली पूरे कोस्ट में ऐसे जोन्स डिमार्केट करे गए हैं. एंड स्पेशली सीआरजी हम अभी आगे इंडियन एफर्ट्स में और डिटेल में करेंगे एग्जैक्टली क्या लिमिट्स है क्या लिमिटेशंस है. बट अभी फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट है कि नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. 1986 वाला जो एक्ट है इट्स अ लैंडमार्क एक्ट, राइट. तो उससे लाइक द स्टेटमेंट इज आस्किंग, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट जो सबसे पहला नोटिफिकेशन आया था सीआरजी का दैट वाज इशूड इन 1991 और जो सीआरजी का 2018 का नोटिफिकेशन आया था इसमें लिखा है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वामीनाथन कमेटी. अब ये एक्चुअली इनकरेक्ट है. यहाँ पे आपने अगर करंट अफेयर्स फॉलो किया है इट्स शैलेश नायक कमेटी विच इज रिलेटेड टू कोस्टल रेगुलेशन जोन्स. तो आपको एक तो एक्ट पता चल गया जो बॉडी जहां से पावर डिराइव कर रही है, इट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. एंड द सेकंड इज जो सीआरजी नोटिफिकेशन आया था इट वाज थ्रू द शैलेश नायक कमेटी, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूट करी थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट. तो इसी से रिलेटेड फॉर एग्जांपल आपको एक ही अथॉरिटी पता चल गई एंड सिमिलर एक अथॉरिटी होती है स्टेट के लिए, ये नेशनल हो गई. यू ऑल्सो हैव अ स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइट. तो यहां से ही एक तरह से इनको पावर्स मिलती हैं लाइक विच इंक्लूड्स जो क्वालिटी है कोस्टल एनवायरनमेंट की, वहां पे कोई भी पोल्यूशन है उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस, राइट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व्स इनको अभी अलग से जब हम कंजर्वेशन एफर्ट्स पढ़ेंगे इन द कमिंग चैप्टर्स उसको और डिटेल में करेंगे व्हाट्स द डिफरेंस. बट इन जनरल अभी हम देख लेते हैं व्हाट आर द बेसिक स्टेटमेंट्स फॉर अस. That the primary criteria for selection of a biosphere reserve is the presence of rare and endangered species, right? This is our first statement. तो यहाँ पे actually क्या होता है, see there are primary criteria as well और कुछ there are secondary criteria as well for biosphere reserves. तो जो primary criteria होता है that is the ability to sustain viable populations which is representing all the trophic levels in the core area. आपको पता है ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व में कोर एरिया होता है, तो यहाँ पे जो भी वायबल पॉपुलेशन होगी उसको अगर वो सस्टेन कर पा रहा है वो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है. सेकंड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है
कि वहां पे अगर प्रेजेंस है रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो ये स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली पढ़ना था हम लोग को. दिस इज नॉट द प्राइमरी क्राइटेरिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट. इसको आप हटा दो. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो इट हैज टू बी बिटवीन बी एंड सी. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. सिमलीपाल इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, वेयरएज गल्फ ऑफ मन्नार इज द स्मॉलेस्ट. ठीक. अब स्मॉल और लार्ज अगर हम लोग को पता है तो दैट्स गुड फॉर अस, राइट. तो यहां पे गल्फ ऑफ मन्नार जो है, मैं आपको अलग से लिख भी दे रहा हूं. इनफैक्ट यहाँ पे मैप में भी इट इज मेंशन्ड. सी, जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, राइट, इट इज द लार्जेस्ट. यहाँ पे मैंने लार्जेस्ट लिख दिया है. ऐसे आप मैप में ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर ओन रेफरेंस, राइट. और जो पन्ना है, पन्ना इज द स्मॉलेस्ट. दिस इज द स्मॉलेस्ट. ठीक. वैसे टोटल आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, राइट. और इसी से रिलेटेड एक यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, जहां पे और यू आर एडिंग इवन मोर इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स. बेसिकली योर बायोस्फीयर रिजर्व्स एज यू ऑलरेडी नो, जैसे हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स में देयर इज यू वांट टू एटलीस्ट कंजर्व और मोर इंपॉर्टेंट स्पीशीज एज वेल, राइट. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे. पंचमढ़ी इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स बेस्ड ऑन यूनेस्कोज मैप लिस्ट. ठीक. तो ये एक स्टेटमेंट है. और लास्ट में क्या है, अगस्तमलाई इज द पार्ट ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, राइट. तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट कि पंचमढ़ी इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को जो मैप, जो एक तरह से लिस्ट आती है, उसमें आउट ऑफ दीज 11 initially 8 out of the 18 initially 11 were a part of this. Panchmadi has also been recently included, so there has been an addition as well. So abhi that is the first part, and the second it's saying Agastmalai is the part of the hottest biodiversity hotspot. ये चीज भी बिल्कुल सही है. So the answer to this particular question related to biospheres is 1 and 2, statement number 3 and 4. So the correct answer is statement number C, right? So also we are also seeing the important biosphere reserves in the map. आप इसको भी देख सकते हो. और अभी इसमें एक लेटेस्ट एडिशन हुआ था, वो अभी जब हम करंट अफेयर्स करेंगे आपके साथ, उसमें आई विल आल्सो ऐड. सी फॉर एग्जांपल इन 2020 पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व विच इज इन मध्य प्रदेश. ठीक. ये यूनेस्को मैप विच इज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट, इसमें ऐड हुई थी. सो टोटली हाउ मेनी आर देयर, जैसे पहले 11 थी मैंने आपको बताया. सो नाउ 12 आउट ऑफ 18 आर अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैप. तो आप जब भी अपने मैप में इसको ड्रॉ करो, जहां पे भी मैप है, या तो उसके सामने आप एम बना दो. अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो जो नॉन मैप है आप उसको याद कर लो, बिकॉज एटलीस्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस कैन कम. सो दिस इज गुड फॉर एलिमिनेशन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं. इट्स अबाउट इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज, यही पूरी कोर थीम है इस चैप्टर की. तो इसको हम लोग अच्छे से अगर समझ लेंगे तो इट्स गुड फॉर अस. Again, please be sure that what is it asking us? It's asking us what is incorrect. जो पहला statement है, it says environmental impact assessment in India is statutorily backed by Public Liability Insurance Act. तो पहली बात आपको ये सोचना है कि क्या is there any act which is backing. हो सकता है statutory ही गलत हो या फिर ये act गलत हो. ठीक. तो यहाँ पे statutory part is सही, एक act इसको back करता है, बट इट्स नॉट दिस पब्लिक लाइबिलिटी एक्ट. ये नहीं है. एक्ट है यहाँ पे, अभी हमने देखा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. दिस इज द एक्ट विच इज बैकिंग दिस. ठीक. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एटलीस्ट थिंग विच वी शुड नो, राइट. और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दैट ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी डिफाइंस इट एज अ टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, impacts of a project prior to decision making. तो this is actually, देखो definition बिल्कुल सही दी है, at least, but it is not by Global Environmental Facility, it's by United Nations Environment Program. और in case अगर आपको ये definition याद हो जाए, like environmental, social and economic, so this is very useful also for your prelims, and also आप mains में भी आप ऐसे definition लिख सकते हो. But for this question both of the statements are incorrect. मैंने आपको बता दिया एक्ट भी गलत है, एंड दिस इज बाय यूएनईपी, राइट. नेक्स्ट आते हैं, अरेंजिंग द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इन अ सीक्वेंस. ये बहुत
अगर सीक्वेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा पूरा प्रोसेस समझने के लिए। तो जस्ट आई हैव एडेड एक इमेज मैंने ऐड करी आपके लिए सो दैट आप थोड़ा सा अच्छे से इसको विजुलाइज भी कर पाओ, समझ भी पाओ। सी स्टार्ट होता है स्क्रीनिंग से। कोई भी प्रोजेक्ट है, यू आर जस्ट स्क्रीन। आप स्क्रीनिंग का मतलब क्या है, आप देखते हो कि इसमें ये चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये असेसमेंट या क्लियरेंस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उस पर स्क्रीनिंग के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मूवी रोल के लिए कोई ऑडिशन देने आ रहे हो तो एक स्क्रीनिंग होती है बहुत लोगों की, या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना उसकी भी स्क्रीनिंग हो रही है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं स्कोपिंग पे। तो यहाँ पे स्कोपिंग इज अ मोर डिटेल्ड प्रोसेस। यहाँ पे एक कंसल्टेंट होगा, उसके साथ कंसल्टेशन हो जाएगा, राइट। कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गाइडेंस ये सारी चीजें होनी है, तो एक स्कोपिंग उसके बाद होगी। तो स्क्रीनिंग आई, स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग हो रही है। और स्कोपिंग में जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे प्रोजेक्ट का व्हाट इज द एंटायर स्कोप। स्कोप मीनिंग कि इसमें जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, डिस्प्लेसमेंट वाली चीजें हैं, ज्योग्राफिकल भी स्कोप आप मान सकते हो, राइट। सो ओवरऑल किस लेवल पे असेसमेंट करना यहां पे होता है। इसके बाद आता है आपका बेसलाइन डेटा। लाइक आफ्टर स्क्रीनिंग स्कोपिंग यू हैव बेसलाइन डेटा। आप बेसलाइन डेटा देखते हो। बेसलाइन डेटा से आपको पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की क्या करंट जो कंडीशन है वो पता चलती है। आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेटा, मेट्रिक्स, पैरामीटर्स, कोई भी चीजें होंगे सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद होता है इंपैक्ट का प्रेडिक्शन करते हो। ठीक, विच इज बेसिकली असेसमेंट जो आ रहा है ना यहाँ पे, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। तो असेसमेंट में ये सारी चीजें आ रही हैं, बेसलाइन आ गई, इंपैक्ट हो गया, और असेसमेंट आप कर रहे हो किसका, असेसमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई चीज में चेंज आने वाला है, राइट, तो उससे रिलेटेड क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं वो सब सोचने पड़ते हैं। एक ये चीज हो गई। देन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इस पे भी सवाल भी हम आगे करेंगे, पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग में देखो बहुत जरूरी क्या है कि जो जो लॉ क्या कह रहा है, लॉ क्या बोलता है कि पब्लिक को इन्फॉर्म भी करा जाएगा और उसको कंसल्ट भी करा जाएगा, सो दैट कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन बी प्लान्ड प्रॉपरली, राइट। ये चीजें हमने समझ ली। देन एक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है। ठीक, ये आपका प्लान बन गया। ठीक, उसके बाद हम आते हैं डिसीजन मेकिंग पे। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जैसे आप यहां देख ही रहे हो, राइट। डिसीजन मेकिंग हो गई। फिर मॉनिटरिंग होती है क्लियरेंस की कंडीशन, कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरे प्रोजेक्ट का, क्या वो सारी चीजें अच्छे से फॉलो करी गई या नहीं करी गई। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस। और इसी से ये पूरा जो प्रोसेस है, आप छोटा मोटा अपने लिए निमोनिक बना सकते हो इफ यू वांट। अदरवाइज अगर आप लॉजिकली सोचो तो यू विल बी अराइविंग एट द सेम सीक्वेंस। ऑफ कोर्स आपको एक दो बार इसको मेमोराइज रिवाइज करना पड़ेगा, बट देन आपने एथिक्स की केस स्टडी, डेवलपमेंट केस स्टडीज, किसी से बात भी करोगे, या जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या एज एन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, आप ये सारे प्रोसेस देखोगे। ठीक, मिटिगेट कैसे हो रहा है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, क्या नहीं है, मॉनिटरिंग कैसा है, राइट। अब सवाल पे आ जाते हैं। अब आपके लिए ये चीज मतलब एटलीस्ट ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो अरेंज पूछा हमसे, अरेंज करना है हमें सीक्वेंस में। तो इट विल ऑफ कोर्स स्टार्ट विद स्क्रीनिंग, मैंने आपको बोला ही है। स्कोपिंग 5 और 3 सबसे पहले कहां पे है, तो आंसर अगर आपको पहले ही दो याद है तो आंसर आ गया आपका सी। स्क्रीनिंग स्कोपिंग 7 इज बेसलाइन, मैंने आपको बेसलाइन बताया। इंपैक्ट प्रेडिक्शन, ठीक, उसके बाद पब्लिक हियरिंग हो गई, उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, और लास्ट में मॉनिटर कर रहे हो आप क्लियरेंस की कंडीशंस, राइट। सो दिस इज द एंटायर सीक्वेंस व्हिच यू नीड टू फॉलो फॉर एन ईआईए, राइट। नेक्स्ट आते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। पब्लिक हियरिंग की मैंने आपको जस्ट बताया, एक अच्छा डिटेल्ड सवाल है कि पब्लिक हियरिंग अलाउड हो रही है ईआईए में, कहां पे अलाउड है। 4 चीजें हमसे पूछी गई हैं, हमसे पूछा गया सही है, तो मतलब क्या इन चीजों में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इज इट अलाउड और नॉट, उसको डिस्कस करने से पहले आई एम जस्ट अगेन टेलिंग यू पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट, राइट। पब्लिक हियरिंग में बेसिकली लॉ जो है आपका, इनफैक्ट ईपीए जो आपका 1986 जहां से हम ईआईए की बात करते हैं, इट इज टेलिंग यू दैट द पब्लिक हैज टू बी इन्फॉर्म्ड एंड द पब्लिक हैज टू बी कंसल्टेड। अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो ईआईए के टर्म्स में आएगा, इतनी चीजें होनी है। अब इसमें अफेक्ट, जो लोग इंपैक्ट हो रहे हैं, अफेक्टेड पर्सन कौन हो सकते हैं, सबसे पहले जो वहां के बोनाफाइड लोकल रेजिडेंट्स हैं, ठीक। दूसरे क्या हो गए, जो लोकल एसोसिएशंस हो गए, या कोई भी एनवायरमेंट ग्रुप्स, या जो लोग वहां एक्टिव हैं उस एक्चुअल साइट पे, ठीक, इतने लोग हो गए।
और उनको एक रिटन या एक ओरल सजेशन देना होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। सो पब्लिक हियरिंग का कॉन्सेप्ट हम समझ गए, ठीक। अब क्योंकि ये इतना वाइड है कॉन्सेप्ट पब्लिक हियरिंग, तो डज इट इंक्लूड एवरीबडी? तो कोई भी जब लॉ बनता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस मेंशन होती हैं कि कौन सी चीजें नहीं अलाउड है पब्लिक हियरिंग में। सो व्हाट इज नॉट अलाउड, में जो नॉट अलाउड है, राइट, नॉट अलाउड में मैं कुछ कंडीशंस लिख देता हूं, राइट। तो कुछ कंडीशंस जैसे कि कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स हैं, तो दैट इज जो भी लोकेटेड है यहां पे, जो ज्यूरिसडिक्शन में आएंगे, दीज आर नॉट अलाउड। दूसरा, अगर वाइडन कर रहे हैं या हाईवेज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यहां पे भी पब्लिक हियरिंग नहीं अलाउड है। देन माइनिंग प्रोजेक्ट हैं जो मेजर मिनरल्स के, जिसमें लीज 25 हेक्टेयर तक की है, यहां पे भी नहीं अलाउड है। कोई आपका एग्जिस्टिंग कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसको आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, यहां भी नहीं अलाउड है। उसके बाद अगर कोई यूनिट्स हैं, कोई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यहां भी नहीं अलाउड है, राइट। एंड देन ऑफ शोर कोई एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज है अराउंड 10 किलोमीटर्स बियॉन्ड, तो वहां भी नहीं है, राइट। तो काफी एक्टिविटीज हैं जहां पब्लिक हियरिंग नहीं अलाउड है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कहां पे अलाउड है? वेरी अलर्टली वी विल सी। पहला क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स लोकेटेड इन नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज, यहां नहीं है, मैंने बोला आपको। फिर हाईवेज को स्ट्रेंथन या वाइडन कर रहे हो, यहां भी नहीं है। माइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ मेजर मिनरल्स लीज अप टू 25 हेक्टेयर, ये भी मैंने आपको बताया, यहां भी नहीं है। और मॉडर्नाइज कर रहे हो एग्जिस्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट, यहां भी नहीं है। करेक्ट क्या हुआ? अगर चारों स्टेटमेंट्स गलत हैं तो करेक्ट है नन ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट आते हैं, पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 2006 अमेंडमेंट टू ईआईए, राइट। हमसे इस अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, we'll see the it is introduced to decentralize the clearance of the project, right? Decentralization की बात हो रही है। फिर कैटेगरी ए प्रोजेक्ट और कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट अंडरगो कंप्लीट EIA और कैटेगरी B1 आर एक्सक्लूडेड। दो चीजें हम लोग को बता दी हैं, राइट। अब इसमें पहली बात तो देखो, आप EIA की बात कर रहे हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं लोकल पब्लिक को इंक्लूड करने की, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ दीज थिंग्स, तो ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइज तो हो ही रहा है। इससे पहले सेंट्रलाइज्ड अप्रोच थी, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते थे, ठीक। जो डिसीजंस होती थी दैट वाज एटलीस्ट टेकन नॉट कंसल्टिंग द पब्लिक। यहां पे पब्लिक हियरिंग इज अ मैंडेटरी पार्ट। तो इंट्रोडक्शन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वन हैज टू बी देयर। अब मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं यहां पे। प्रोटेक्ट जो प्रोजेक्ट्स का कैटेगराइजेशन होता है, जैसे एक कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक। तो ये नेशनल लेवल पे अप्रेज करा जाता है इनको, ठीक। एक अप्रेजल, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी होती है। और एक कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स होते हैं, दीज आर फॉर एट अ स्टेट लेवल, ठीक। तो ये तो दो हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए। अब इसी में ही देर आर एटलीस्ट टू प्रोजेक्ट्स, कैटेगरी 1 हो गया और B1 एंड B2। मैंने आपको बता दिया जो कैटेगरी ए है उसमें मैंडेटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस होना चाहिए, राइट। तो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स में कोई स्क्रीनिंग का प्रोसेस नहीं है भाई, क्योंकि दिस इज मैंडेटरी, ठीक। अब कैटेगरी बी में क्या है, यहां पे स्क्रीनिंग होती है। अब B1 और B2 में क्या है, B1 में जो आपके दो प्रोजेक्ट्स, एक B1 है एक B2। B1 में मैंडेटरी है EIA, B2 में मैंडेटरी मतलब B2 में EIA चाहिए ही नहीं आपको, ठीक। तो ये जो स्मॉल डिफरेंस है दोनों में, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। अगेन क्या लिखा है, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स B2 अंडरगो, नहीं, B2 डज नॉट अंडरगो, काट दो स्टेटमेंट को, B1 अंडरगोज। तो छोटा सा ट्विस्ट है, आई एम जस्ट अगेन टेलिंग यू, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल पे अप्रेज करे जाते हैं। इसके लिए कोई भी, क्योंकि इसमें मैंडेटरी है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, तो इसलिए इसमें कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही है कि हाँ ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स हैं दे आर अप्रेज्ड एट द स्टेट लेवल। दो कैटेगरी है B1 एंड B2। B1 मतलब मैंडेटरी है इसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस, राइट। एंड द अदर इज B2, इसमें EIA नहीं चाहिए आपको, राइट। तो ये जो भी छोटा सा एक माइनर डिफरेंस है, आई होप यहां तक आप समझ गए हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, वी आर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर इन एनवायरमेंट, ठीक, असेसमेंट कर रहे हैं। और इसमें अगेन वेरी प्लीज बी वेरी अलर्ट, क्या पूछा गया हमसे, इनकरेक्ट पूछा गया है। पहला, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक।
उसके बाद क्या है, impacts of effluent discharge on the quality of receiving water body, right? और फिर क्या है, फिर हमसे पूछा है assessment of feasibility of nutrient cycling, right? राइट तो ये जो सारी चीजें हमसे पूछा गया है, अगर हम क्वालिटी देख रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, राइट? मैंने आपको अलग से बताया असेसमेंट भी एक इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इंपैक्ट ओवरऑल देख रहे हैं प्रोजेक्ट का, राइट, तो असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ वाटर साइकिलिंग और जो रीयूज है, राइट, तो ये यहां तक ही सीमित रहेगा, यहां तक आप समझ रहे हो? तो बिकॉज दी वी आर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर हियर, सो यहाँ पे कोई भी चीज है विच इज एटलीस्ट लीडिंग टू पोल्यूशन और कैन लीड टू पोल्यूशन, वो सब कुछ आएगा असेसमेंट में। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोज्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड वेस्ट वाटर सिस्टम, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट सेज इंपैक्ट्स ऑफ एफ्लुएंट डिस्चार्ज ऑन द क्वालिटी ऑफ द वाटर रिसीविंग बॉडी, बिल्कुल सही है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, असेसमेंट ऑफ फीजिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी आप पढ़ चुके हो, यहां पे एक्चुअली इट शुड बी वाटर रिसाइकलिंग, ठीक। एक छोटा सा लाइक देयर इज अ स्मॉल इट at least these kind of statements expect you to be very alert। एंड मैं और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कोई भी जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज है तो उससे इसको देखते हैं असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ अ मैथमेटिकल या सिमुलेशन मॉडल बनाया जाता है, राइट। तो कोई भी जैसे वेस्ट वाटर है या वेस्ट है, टॉक्सिक हो सकता है, ऑर्गेनिक कहीं से भी एफ्लुएंट निकल सकता है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट, क्योंकि असेसमेंट एक बहुत ब्रॉड होता है, ठीक। तो यहां पे एक्चुअली स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट, पूछा क्या गया है इनकरेक्ट, तो इट हैज टू बी ओनली 3 एंड इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग की बात कर रहा है, वी आर टॉकिंग ऑफ वाटर रिसाइकलिंग, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वाटर पूछा गया हम लोग को, राइट। तो ये हम समझ गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, विच इज डिफरेंस पूछा गया कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए एंड रैपिड ईआईए में, राइट। अगेन दे हैव आस्क्ड अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगेन ये सब देखो, यहां पे बेसिकली द डिफरेंस इज जो टाइम स्केल है वहां पे सारा डिफरेंस आएगा, ठीक। तो अभी क्या है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया टाइम स्केल में कैसा, जैसे रैपिड ईआईए यू नो इट इज गोइंग टू बी अ स्पीडियर अप्रेजल प्रोसेस, राइट। और यहां पे दोनों केसेस में जो इन्वायरमेंट का इंपैक्ट और मिटिगेशन होना है, राइट। पर ये कैसे है कि वाई इज रैपिड ईआईए एबल टू डू दैट, तो रैपिड ईआई में क्या होता है, वो एक सीजन का डेटा लेता है, वेरास कॉम्प्रिहेंसिव वाले में वो सारे सीजन्स का उस पर डेटा लेते हैं, इसलिए टाइम में डिफरेंस आ जाता है। जैसे रैपिड में ओनली 1 सीजन एंड विच इज अदर देन मॉनसून, 1 सीजन, ठीक। और कॉम्प्रिहेंसिव वाले में सारे ऑल द 4 सीजन्स, राइट। तो यहां पे आपका टाइम का बेसिक डिफरेंस आ जाएगा। तो दिस इज समथिंग विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, पहली बात। अब इसमें क्या लिखा है, रैपिड ईआईए इज अ स्पीडियर अप्रेजल प्रोसेस एंड इट डजंट रिक्वायर कवरेज ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स एंड मिटिगेशन। देखो ये स्टेटमेंट यहां तक सही है, रैपिड ईआईए में भी सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट और मिटिगेशन की बात होती है, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। बट और इसमें क्या लिखा है, इट डज नॉट रिक्वायर, ये गलत है, ये इसमें रिक्वायर्ड होता है। द ओनली डिफरेंस इज एक सीजन चाहिए एक्सक्लूडिंग द मॉनसून सीजन, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इट अचीव्स दिस थ्रू द कलेक्शन ऑफ मॉनसून डेटा ओनली, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, कोई भी सीजन जो मॉनसून सीजन नहीं हो वो आएगा रैपिड ईआईए में, तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। फिर स्टेटमेंट 3 सेज द रिव्यू ऑफ रैपिड ईआईए सबमिशंस विल शो वेदर कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए इज वारंटेड और नॉट, बिल्कुल सही है। अगर रैपिड ईआईए का रिव्यू आप करोगे उसके बाद आप देखोगे कि क्या आपको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये सारे सीजन्स का, इफ यू वांट अ कॉम्प्रिहेंसिव ईआईए और नॉट, राइट, ठीक। आई होप आप यहां तक इस चीज को समझ गए हो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे हम एयर क्वालिटी असेसमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। दिस इज सेइंग जस्ट अ सेकंड, या air quality of assessment in the environment, again please be very sure it is asking us the incorrect questions। so जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, मॉनिटरिंग द existing status of ambient air quality within 10 to 50 किलोमीटर, ठीक। तो यहां पे जो असेसमेंट की बात हो रही, तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा रेंज दी हुई है। जो एग्जिस्टिंग एम्बिएंट एयर क्वालिटी अगर हमें मॉनिटर करनी है, इट हैज टू बी बिटवीन
7 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्रपोज्ड साइट। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मॉनिटरिंग द साइट स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल डेटा लाइक विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। नाउ ये बहुत एक जेनरिक और एक बेसिक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक, जहां पे भी फैक्ट आएंगे, अगर फैक्ट में मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत होता है, बट इन केस ऑफ फैक्ट्स यू हैव टू बी डबली श्योर या फिर यू हैव टू बी मोर अलर्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड इज राइट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पे आ रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन ऑफ चेंजेस इन द एम्बिएंट एयर क्वालिटी फॉर ओनली द पॉइंट सोर्स एमिशंस। ठीक, अब अगर वो चीज पॉइंट सोर्स तक लिमिट हो जाएगी, ठीक, तो आवर असेसमेंट ऑफ एयर क्वालिटी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली लिमिटेड। हमने बात क्या करी है, हमने बात करी है 7 से 10 किलोमीटर की, तो दैट इज अ लॉन्ग एरिया, मतलब काफी बड़ा एरिया हो गया ना ये। तो इस पूरे एरिया में ऑफ कोर्स सिर्फ पॉइंट सोर्स नहीं, हम और भी चीजें इंक्लूड करते हैं। वी जस्ट डोंट इंक्लूड द पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब जहां से, वैसे मान लो यहाँ पे फैक्ट्री है, यहीं से एमिशंस निकल रहे हैं, तो ये हो गया पॉइंट सोर्स, जिसमें आपको एग्जैक्ट सोर्स आप पिन पॉइंट कर पाओगे। बट देन देयर आर ऑल्सो नॉन पॉइंट सोर्सेज, राइट। तो जहां से पोटेंशियल एमिशंस हो सकते हैं, जैसे मान लो वेहिकुलर, जो व्हीकल का ट्रैफिक है, या फिर देयर आर ऑल्सो अदर इंपैक्ट जोन्स, राइट। सो यू वांट टू असेस द एम्बिएंट एयर क्वालिटी थ्रू आउट। तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आपका करेक्ट आंसर इनकरेक्ट पूछा है, इट्स 1 and 3। फिर क्या लिखा है, डिलिनिएशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स एज सोर्स, पाथवे और रिसेप्टर, बिल्कुल सही है। ये क्या कह रहे हैं कि जो मिटिगेशन करना है आप उसको तोड़ दीजिए, डिलिनिएट कर दो, सोर्स का अलग कर दो मिटिगेशन, जो पाथवेज हैं उनका अलग कर दो, और जो रिसेप्टर है उसका अलग कर दो। तो ये जब तीनों चीजें वो कर दोगे तो एक तरह से ना असेसमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा एम्बिएंट एयर क्वालिटी का, राइट। तो ये लाइक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच वी हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट आते हैं, पूछा गया हमसे हजार्ड, जो हजार्ड सॉरी दिस इज द रिस्क असेसमेंट के क्या फीचर्स हैं EIA में, राइट। तो जो रिस्क असेसमेंट के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो इट इज सेइंग हजार्ड आइडेंटिफिकेशन अलोंग विद नेचुरल हजार्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। उसके बाद क्या पूछा गया हमसे, असेसमेंट ऑफ इंपैक्ट ऑन सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, एक तो ये हो गया। तीसरा क्या है, मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट एनालिसिस। ठीक, तो ये तो होती ही है, जो मैक्सिमम क्रेडिबल अगर एनालिसिस है तो इसमें एक पोटेंशियल हजार्डस सिनेरियोस को हम देखते हैं, राइट। तो ये भी सही है। फिर क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक एंड रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक थिंग्स। ठीक, तो ये दिस इज नॉट ट्रू। हम लोग बेसिकली देखो, रिस्क असेसमेंट जब हम करते हैं तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें देखी जाती है कि जैसे इन्वेंट्री कितनी है, हजार्ड की जो इंडाइसेस हैं वो कैसी हैं, ठीक, हजार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट, मैक्सिमम जो प्रोबेबल हजार्ड है जहां से फायर हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन, डैम टूट सकता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो अलग से हिस्टोरिकल, कल्चरल या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे इंपैक्ट हम नहीं देखते हैं। तो ये बहुत अलग से स्टेटमेंट है, क्योंकि दिस इज बेसिकली जो हमारा एरिया है, जो रिस्क असेसमेंट है जिस पर्टिकुलर एरिया का, उसी साइट पे रिस्क असेस करी जाती है। सो अलग से इन सारी साइट्स पे इंपैक्ट नहीं देख रहे हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड प्रोबेबिलिटी एब्सोल्युटली ट्रू, और क्रेडिबल एक्सीडेंट एनालिसिस मैक्सिमम, ये भी हम देखते हैं, राइट। उसके बाद ये लिखा है ना, कलेक्शन ऑफ डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक, ये सब नहीं लिया जाता है, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में आप जो सारे ना हजार्ड स्टडीज हैं वो आप देखते हो, राइट। तो दिस इज बेसिकली एक अपसर्ड स्टेटमेंट है, ये भी यहां नहीं आएगा, राइट। तो अपना आंसर इस पर्टिकुलर केस के लिए हो गया C 1 and 3। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं EIA या बेसिक जो अप्लाइड इन्वायरमेंट के, कि यू हैव टू जस्ट थिंक फ्रॉम एन ओपन माइंड। अगर आप अच्छे से सोच के ये क्वेश्चंस करोगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इट इज इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो यहां पे पूछा गया इसमें क्या चीजें होती हैं एक इनिशियल प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड। पहला स्टेटमेंट, डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज्ड एक्टिविटी बट एक्सक्लूडिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट, गलत। प्रोजेक्ट कॉस्ट हमेशा इंक्लूड करी जाती है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड सेज आउटलाइनिंग द की प्रोजेक्ट एलिमेंट्स ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक, ओनली इन्होंने क्या लिख दिया, प्री कंस्ट्रक्शन तक ही सिर्फ। अब आप सोचो, अगर आपको अपने प्रोजेक्ट का इनिशियल डिस्क्रिप्शन देना है, राइट, तो इट हैज टू बी
मोर देन दिस ना, इट हैज टू बी द कंस्ट्रक्शन एंड द ऑपरेशन फेज में क्या क्या है। एक तो प्री कंस्ट्रक्शन तो आप बताओगे ही, पर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन फेज के बारे में भी जो डिटेल्स होंगी वो इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में आएगी, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तीसरा क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड एक्टिविटीज, दिस इज करेक्ट। ठीक, तो स्टेटमेंट 3 सही है, और पहले दो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है। तो यू ऑल्सो नाउ नो इनिशियल जो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन व्हाट इज इट अबाउट। ठीक, नेक्स्ट आ रहे हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट सेज कोई भी साइट, प्रोजेक्ट साइट का क्राइटेरिया, व्हाट इज द प्रोजेक्ट साइट क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, करेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, राइट। ये भी दिस इज ऑल्सो अ वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। अगर आपको पता है कि ये सारी चीजें प्रोजेक्ट क्राइटेरिया मीट करेंगे देन इट इज अ पार्ट, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट सेज दैट द फॉरेस्ट लैंड may be converted to an industrial site under special circumstances, absolutely correct, ये चीज होती है। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, land acquired should at least be sufficient to provide for a green belt। ठीक, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट कि जो भी है इतना मिनिमम जो भी लैंड एक्वायर करा गया है पर उसमें सफिशिएंट कॉज बन जाए ग्रीन बेल्ट के बनने का, राइट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और इफ पॉसिबल तो वहां पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स भी बन जाएं, राइट, और वहां पे थोड़ा बहुत इनफ स्पेस भी हो सो दैट सॉलिड वेस्ट को स्टोर कर लिया जाए। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स जो मेंशन्ड हैं, जो प्रोजेक्ट सिटिंग क्राइटेरिया से रिलेटेड, ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट। ठीक, और इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूं, दैट अगर जो भी लेआउट है प्रोजेक्ट का तो वो इट शुड इंक्लूड, व्हाट इट शुड इंक्लूड, कि इसमें कोई भी अनड्यू क्या बोलते हैं जो सीनिक जो एस्थेटिक या सीनिक फीचर्स होते हैं किसी भी जगह के, उसको इंपैक्ट नहीं करना चाहिए, अनड्यू इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अनड्यूली इंपैक्टिंग देम, राइट। एंड देन जो भी अफेक्टेड जो टाउनशिप्स हैं उसमें एक अलग से स्पेस होना चाहिए फॉर अ फाइटोग्राफिक बैरियर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है और वहां पे एक तरह से जो एक विंड डायरेक्शन आएगी, तो वो सारी चीजें लाइक दे शुड कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है और जब भी कोई क्लियरेंस मिलता है तो इतनी डिटेल में चीजें देखी जाती हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, राइट। उसके बाद अगेन यहां पे अगेन वी हैव वन मोर क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ स्लाइटली फैक्चुअल क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे मैच करना है सारी चीजों को उनके अलग एरिया से। यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है, इसको आप अगर क्रोनोलॉजिकली या मोर देन क्रोनोलॉजी जो डिस्टेंस के टर्म्स में अगर आप उसको अरेंज कर लेते हो तो ऐसे सवाल आप आराम से कर पाओगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कोस्टल एरिया है ना, जैसे तो कोस्टल एरिया स्टार्ट होता है एटलीस्ट 1/2 किलोमीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। ठीक, तो अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे जैसे जो कोस्टल एरिया इट्स एक्चुअली 0.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन। ठीक, उसके बाद आपका एस्चुरीज आ गए, तो एस्चुरीज आर कितना, दिस इज 200 मीटर्स फ्रॉम द एस्चुरी बाउंड्रीज, बिल्कुल सही है। और ये थोड़ा फैक्चुअल स्टेटमेंट है, सो अगर आप इसको बस एक बार लिख लोगे, सुन लोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल स्टिक इन योर हेड। कोस्टल एरियाज 0.5 किलोमीटर्स, राइट। जो एस्चुरीज हैं, एस्चुरीज आर 200 मीटर्स। फ्लड प्लेन्स हो गए तो दीज आर नॉट 300, ऑफ कोर्स इतने पास नहीं है, ये 500 मीटर्स है यहाँ पे। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये 500 मीटर्स ये भी होते हैं, 500 मीटर्स फ्रॉम द हाईवे या रेलवे, राइट। और जो मेजर सेटलमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जहां पे 3 लाख पॉपुलेशन, ठीक, तो ये 50 किलोमीटर्स नहीं, दिस इज 25 किलोमीटर्स। तो दिस इज अ वेरी फैक्चुअल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो एटलीस्ट अब नाउ यू नो व्हाट आर द बेसिक जो भी क्राइटेरिया है, राइट। तो यहां पे आंसर इज 2 and 4 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। देन हम बात करते हैं प्रोसीजर फॉर पब्लिक हियरिंग इन EIA, राइट। जब प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो मैंने आई थिंक अगर आपने अच्छे से लेक्चर अभी स्टार्टिंग में सुना हो तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो शो कॉज नोटिस होता है दैट शैल बी पब्लिश्ड जैसे 3 नेशनल पेपर्स में। पर ये कैसे है, मतलब लाइक वेयर इज इट गोइंग टू हैपन, तो यहां पे इट्स बेसिकली योर स्टेट, नेशनल नहीं है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, यहां पे आपका स्टेट पहली बात जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। और यहां पे क्या लिखा है, इट शैल बी पब्लिश्ड इन एटलीस्ट 3 नेशनल न्यूज़पेपर्स, राइट। तो यहां पे कंडीशन क्या है,
2 न्यूज़पेपर्स, और उसमें भी अगर एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में जिस लोकेलिटी से रिलेटेड हो तो दैट इज इवन बेटर। तो आपको अगर डायरेक्टली याद भी नहीं हो रहा है तो बस आप ये याद रखो, पब्लिक हियरिंग जो बात हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो पब्लिक हियरिंग में जस्ट थिंक ऑफ एसपीसीबी। एसपीसीबी इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। और यहाँ पे करेक्ट क्या हो गया? नाइदर। पब्लिक हियरिंग में लाइक व्हेनेवर इज सेइंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इट्स नाइदर, राइट। सो दिस इज an important like concept which at least I think you should be knowing of, right? और पब्लिक हियरिंग में you already know हमने क्या बात करी हुई है कि कौन से एटलीस्ट जो बाकी लोग हैं लाइक who are excluded, एक तो ये हो गया who are excluded, then who is included in the public hearing, then state pollution control board, और यहाँ पे शो कॉज नोटिस है जो कि 2 न्यूज़पेपर में होगी, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी वर्नाकुलर, राइट। और इसमें क्या लिखा है? 30 डेज एक्चुअली होता है पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन से, इट्स नॉट 60 डेज, राइट, इट हैज टू बी 30 डेज, फाइन। तो इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। नाउ यू ऑल्सो नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ, जो कॉम्पोजिशन पूछा गया है, राइट। कॉम्पोजिशन इज आई थिंक यहाँ पे द ऑप्शंस आर नॉट प्रेजेंट, आई टेल यू कॉम्पोजिशन में कौन से लोग होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? रिप्रेजेंटेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ पब्लिक हियरिंग पैनल की बात हो रही है, ठीक। तो अलग से मैं आपको बता देता हूँ, जो पब्लिक हियरिंग पैनल होता है तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगेन देखो, पब्लिक हियरिंग पैनल है तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नहीं होंगे, रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, ठीक। दूसरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड हिज नॉमिनी, बिल्कुल सही है। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो उसी सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं, राइट। उसके बाद नॉट मोर देन 3, ये 5 नहीं है, यहां पे 3 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत्स, राइट। एंड नॉट मोर देन 3 सीनियर सिटीजंस जो नॉमिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड हिज नॉमिनीज, नॉट मोर देन 3 रिप्रेजेंटेटिव, 3 है। अब चाहे ये भी याद कर लो, 3 लोकल बॉडीज में भी और 3 हो गए आपके सीनियर सिटीजंस नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट। उसके बाद हम आते हैं ग्रांटिंग क्लियरेंस के बारे में फ्रॉम EIA, राइट। तो अब इसमें व्हाट इज राइट, तो सबसे पहले स्टेटमेंट सेज द प्रोविजन फॉर साइट क्लियरेंसेस इंप्लाइज दैट द कंसर्न्ड एजेंसी हैज बीन ग्रांटेड फुल, राइट। तो इसमें सबसे पहली बात है, जब ग्रांट क्लियरेंस की बात करी ही जाती है, सो इट डज नॉट इंप्लाई है, इसमें लिखा ना इट इंप्लाइज, इट डज नॉट इंप्लाई कि वो पूरा क्लियरेंस देगा या नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि बाद में मॉनिटरिंग भी है, देयर आर अदर स्टेजेस। तो अगर कोई भी साइट को क्लियरेंस दिया जा रहा है तो फुल एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। इसमें हम लोग को लगता है कि चलो अगर क्लियरेंस मिल रहा है तो ठीक है, इट्स अ फुल एनवायरमेंटल क्लियरेंस। नो, मैंने आपको अलग से बताया, मॉनिटरिंग स्टेज है, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस एज वेल। द सेकंड थिंग इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज इज मैंडेटरी, ठीक। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर बिफोर द ग्रांट, बिल्कुल मैंडेटरी है। एंड थर्ड, द लैंग्वेज यूज्ड हैज टू बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, जो भी करना है कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी लैंग्वेज में ऐसे हो सकती है कि शायद वो दोनों पक्ष की बात करे, वो ये भी कह दे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा, ये भी बोलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कंपनसेशन की बात ना करे, चीजें क्लियर नहीं है। तो इट इज एक्सट्रीमली क्लियर कि वो लैंग्वेज जो कंडीशन स्पेसिफाई करेगी, इट हैज टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक, फाइन। नेक्स्ट आते हैं हम इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान पे, ठीक। अब इन्वायरमेंट सप्लीमेंट प्लान है, ये क्या होता है? तो दिस इज बेसिकली व्हाट, इसमें एटलीस्ट देयर आर फ्यू प्रिंसिपल्स व्हिच यू शुड एटलीस्ट नो, राइट। तो पहली बात है, इट मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड रिड्यूस द रिस्क टू पब्लिक हेल्थ। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट अगर प्लान होगा, सो इट इज डेफिनेटली यूज्ड टू इम्पैक्ट और एटलीस्ट हेल्प करेगा वो, ठीक। अब इसमें क्या है ना, वो दिस इज समथिंग जो बेनिफिशियल प्रोजेक्ट जो लॉ से रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। तो दिस इज एटलीस्ट नॉट स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय लॉ। तो ये एक जो पेनल्टी लगाता है, एक फाइनेंशियल टाइप की पेनल्टी लगाता है वायलेटर्स पे, ठीक। और ये बेसिकली बोलता है जो पेनल्टी है वो यूज होगी किसी भी एक अच्छे एनवायरमेंटली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट में, राइट। तो ये तो एक फायदा हो गया।
और इसका एक और फायदा मैं आपको बताऊं कि मान लो कोई प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है, बोल दिया गया कि ये EIA को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक, तो ESP जो है इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट प्लान, सप्लीमेंट क्या करेगा, तो उस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने में हेल्प करेगा कि यू विल टेक सम पेनल्टी, ठीक, और उससे एक कोई अच्छा प्रोजेक्ट कराओगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, जो वायलेटर कंपनीज हैं दे कैन कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज बाय पेइंग अ फाइनेंशियल पेनल्टी, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक, ये सही है। पर इसी में एक और जैसे ड्रॉबैक भी है, जैसे अ लॉट ऑफ द क्रिटिक्स से दैट कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर EIA को फॉलो नहीं कर पा रहा है या फिर EIA उसको मना कर दे रहा है, तो दिस इज ESP एक उसको एक तरह से ना वाइल्ड कार्ड या वैसी एंट्री दे रहा है कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट EIA मीट नहीं भी कर रहा है एंड स्टिल यू आर एबल टू डू दैट, ठीक। दूसरी बात, इसमें पल्यूटर पे प्रिंसिपल नहीं है कि पल्यूटर हैज टू पे। यहां पे एक तरह से ना इट इज बेसिकली इट इज पे एंड पल्यूट, कि यू आर पेइंग एंड देन यू आर पल्यूटिंग, ठीक। तो देयर इज थोड़ा सा डिफरेंस है इस प्रिंसिपल में कि पल्यूटर्स पे तो यू ऑलरेडी नो, हियर एज यहां पे यू आर पेइंग एंड पल्यूटिंग। तो आई होप जो EIA और इन्वायरमेंटल सप्लीमेंट प्लान में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 and 2, इट्स नॉट बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि जो क्रिटिक्स हैं जो आर्ग्यू करते हैं दैट यहां पे एक दिस इज अ डिफरेंट कि यू आर पे एंड पल्यूट प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, परिवेश स्कीम के बारे में आई थिंक आपने बहुत बार करंट अफेयर्स में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। इसका जो फुल फॉर्म है, इट्स प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव वर्चुअस एंड इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब, ठीक। तो पहला जो स्टेटमेंट है, सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, हो सकता है परिवेश से आपको इन्वायरमेंट याद नहीं आए, तो या तो आप EV ऐसा कुछ सोच लो या कुछ आप अपने लिए बना लो, कोई निमोनिक समथिंग। तो दिस इज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड्स अ यूनिक ID फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक यूनिक ID देता है। नाउ दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड इनफैक्ट अगर एक इस तरह से एक यूनिक ID मिल रही है तो इससे फायदा क्या है, जो आपकी इन्वायरमेंटल जो बेसिक क्लियरेंसेस है, जैसे हमने CRZ की बात करी, हमने EIA की बात करी, तो वन ऑफ द बेसिक क्रिटिसिज्म्स इज दैट एक सिंगल विंडो नहीं है, देयर आर मल्टीपल लाइक प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल क्लियरेंसेस, एक रेड टेप, जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की बात करते हैं। सो दिस इज अ बेसिक प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वी हैव हैड दिस मैकेनिज्म, जहां पे कोशिश करी जाती है कि वी आर एटलीस्ट ट्राइंग टू इंप्रूव दीज थिंग्स, राइट। तो ये एक बेसिक एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है। So this is a single window system. So I hope you are able to follow. So with this, we have covered the entire chapter, environmental impact assessment. I hope आप इससे related जो concepts है उसको अच्छे से follow कर पाए हो। तो just we'll quickly do a recap जैसे हम हमेशा करते हैं हर lecture से पहले। तो हमने देखा जो EIA कौन से particular act से govern होता है, CRZ कौन से act से govern हो रहा है, शैलेश नायक कमेटी देखी हमने, बायोस्फीयर रिजर्व्स वी ऑल्सो अंडरस्टूड, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में भी ऑल्सो अंडरस्टूड, राइट। बेसिक जो पूरा सीक्वेंस में स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, राइट। उसके बाद पब्लिक हियरिंग पे तो हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, कौन लाइक व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स और द स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट अ पार्ट ऑफ EIA पब्लिक हियरिंग, ठीक। हमने अमेंडमेंट देखे, कैटेगरी A, कैटेगरी B प्रोजेक्ट्स के बारे में भी गॉट टू नो, वाटर क्वालिटी असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव और रैपिड EIA में क्या डिफरेंस है, ठीक। एयर क्वालिटी असेसमेंट हमने देखा, रिस्क असेसमेंट देखा हमने, राइट। इनिशियल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देखा हमने, देन प्रोजेक्ट सेटिंग क्राइटेरिया देखा, फिर देन आई थिंक दिस वाज अ मोर फैक्चुअल क्वेश्चन, जो भी एग्जैक्ट लाइक लिमिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर्स वो हमने देख लिया। पब्लिक हियरिंग में एक और सवाल, कॉम्पोजिशन क्या होता है पब्लिक हियरिंग पैनल का, राइट, किस तरह से क्लियरेंस को ग्रांट करा जाता है, राइट। सप्लीमेंट प्लान क्या हो गया, परिवेश जो पोर्टल है, राइट। तो इन जनरल ये थोड़ा सा ये इट इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स व्हिच यूजुअली जो स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, बट आई होप थ्रू दीज क्वेश्चंस हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इस चैप्टर को कवर कर लिया। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कुछ और नहीं देखना है, ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैव बीन कवर्ड, राइट। एंड दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद आवर एटलीस्ट अटेम्प्ट, वी एट शून्य IAS वी एटलीस्ट वांट टू हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। उसी क्वेस्ट में ये 3000 MCQ वाला कोर्स है, जहां पे हम आपके सारे बेसिक बुक्स को कवर कर रहे हैं इन बेस्ट पॉसिबल फॉर्म, क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू, जिससे आपका रिटेंशन बहुत अच्छा रहे और आप सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई कर पाएं इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो आई रियली होप आप इस सीरीज का बहुत अच्छे से एटलीस्ट फायदा उठाएं
and you are at least making sure you are doing all these things very properly, right? So with that said, I'll meet you in the next chapter. Thank you. Bye. I'll see you soon.